नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। जनादेश में आज बात होगी तेलंगाना विधानसभा चुनाव की, जहां कल वोट डाले जाएंगे। कार्यक्रम में बात होगी मतदान की तैयारियों की, साथ ही आपको बताएंगे कि तेलंगाना में क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और जानेंगे जमीनी हकीकत अपने संवाददाताओं से। तो आइए करते हैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की 119 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इससे पहले करीब महीने भर प्रदेश में सभी पार्टियों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया और जनता के सामने अपने दावों और वादों को सामने रखा। अब बारी जनता की है, जो समृद्ध और विकसित तेलंगाना के निर्माण को ध्यान में रखकर कल अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेगी। चुनाव आयोग और प्रशासन ने भी कल होने वाले मतदान को लेकर कमर कस ली है। देखते हैं चुनावी तैयारियों पर यह खास रिपोर्ट। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए मतदान गुरुवार सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश की 119 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 19 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीट आरक्षित हैं। प्रदेश के 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता 2290 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। मतदाताओं में 1 करोड़ 63 लाख 13 हजार से ज्यादा पुरुष, 1 करोड़ 63 लाख 2 हजार से ज्यादा महिला और 2676 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं की संख्या भी करीब 10 लाख है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 35,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें लगभग 12,000 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की रचनात्मक भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला कर्मियों द्वारा संचालित 598 मतदान केंद्र, दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित 19 मतदान केंद्र, युवा कर्मियों द्वारा संचालित 119 मतदान केंद्र और 610 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। मतदान के लिए सुरक्षा के तमाम प्रबंध किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। संदेश साफ है कि लोग निर्भीक होकर मतदान में हिस्सा लें। 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना विशेष पुलिस की 50 कंपनियां और केंद्रीय बलों की 375 कंपनियों को तैनात किया गया है। सिक्योरिटी कि कहीं पर किसी तरीके का किसी भी वोटर को दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर 375 कंपनीज से केंद्रीय बल की भी आई हमारे पास, प्लस ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस जो थे वो करीब 45,000 और आसपास के स्टेट से भी हमने करीब 23,000 पुलिस कर्मियों को बुलाया है। तो पूरी तरह से सिक्योर्ड माहौल है और हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमें कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम आएगी हमें। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य में धारा 144 भी लगाई गई है। 28 तारीख 5 बजे से 30 तारीख की 5 बजे तक 144 सेक्शन अमल में है, जिसके तहत कोई मीटिंग, रैली, लाउड स्पीकर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही ड्राई डे डिक्लेयर करने का ऑर्डर भी सीपी ऑफिस से निकल चुका है। तो उसके तहत जहां जहां उसका उल्लंघन हो रहा है वहां पे हम लोग रेड कर रहे हैं। तेलंगाना में मुख्य मुकाबला बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन एआईएमआईएम, सीपीआई, सीपीएम और बीएसपी के अलावा अनेक निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 2 जून 2014 को नया राज्य बना था और अलग राज्य बनने के बाद तेलंगाना में दूसरी बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या के चंद्रशेखर राव जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या केसीआर के वर्चस्व को ध्वस्त कर प्रदेश की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो जाएगी। सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस 3 दशक पहले वाली राजनीतिक हैसियत हासिल कर पाएगी। इनके जवाब के लिए 3 दिसंबर तक इंतजार करना होगा, जब वोटों की गिनती के बाद नतीजों का ऐलान होगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान एक बात उभर कर सामने आई कि अमूमन कांग्रेस और बीजेपी सड़क से संसद तक आक्रामक नजर आते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन तेलंगाना विधानसभा चुनाव में परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सुर एक थे और दोनों केसीआर पर
परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मामले में लगातार आक्रामक थे। कैमरामैन ललित और अपने सहयोगी धीरज और उर्मिलेश के साथ हैदराबाद से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो तेलंगाना में मतदान को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इस पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज से विस्तार से बातचीत की हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से निर्भय होकर, निर्भीक होकर निकलने और जागरूक मतदान करने की अपील की है। क्या कुछ तैयारियां की हैं निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए? हमारे साथ खास बात करने के लिए हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज जी। सर, मतदाता अधिक से अधिक मतदान बूथ पर आए, इसके लिए क्या तैयारियां की हैं और क्या कुछ एक नया जो है इस चुनाव में देखने को मिलेगा निर्वाचन आयोग की तरफ से? एनफोर्समेंट, इंड्यूसमेंट, फ्री इलेक्शन एक आयोग का फोकस रहा, तो उस पर हम लोगों ने पिछले 3-4 महीने बहुत काम किया। होम वोटिंग इस बार पहली बार आम चुनाव में किया गया यहाँ, उसमें भी लोगों ने काफ़ी सराहा कि जो ओल्ड एज लोग थे और जो दिव्यांग लोग थे जो कि चल नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते आराम से पोलिंग स्टेशन में, उनके यहाँ हम लोगों ने जा कर के ये किया। इसके अलावे आईटी का काफ़ी यूज़ हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो समय समय पर उसके कारण मॉनिटरिंग, लोगों को ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों पे काफ़ी ध्यान रखा गया। मतदान बूथ पर किस तरीके की जो है व्यवस्थाएं रहेंगी और जो अगर बात सिक्योरिटी की करेंगे तो सिक्योरिटी में कितने लेयर होंगे? मतदान केंद्र में पहली बात तो आयोग का ये था कि ये एम था कि इसको जितना तक हो सके वोटर फ्रेंडली बनाया जाए, तो वोटर के लिए एक ये अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो इसके लिए काफ़ी मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी हम लोगों ने बनाए, वुमेन फ्रेंडली पोलिंग स्टेशंस बनाए। दिव्यांग जनों और उम्र दराज के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी सर मतदान बूथ पर? घर से लेकर जो भी दिव्यांग लोग हैं या फिर ओल्ड एज लोग हैं जिनको भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, उसके लिए वो ऐप भी है, उसके थ्रू वो लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे BLOs भी जा कर के पता कर रहे हैं जिनको इस फैसिलिटी की ज़रूरत है, उनको घर से लेके पोलिंग स्टेशन तक ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया जाएगा RO की तरफ से। इसके अलावे पोलिंग स्टेशन में वॉलंटियर रहेगा, व्हील चेयर रहेगा जो कि उन्हें ले जा सके। हमारे चैनल के माध्यम से तेलंगाना के सभी वोटरों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 100% वोटिंग हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। कल सारी तरह से तैयारियां की गई हैं, एक पीसफुल माहौल है, एक डेमोक्रेसी के फेस्टिवल का माहौल है, तो आप बाहर आएँ और वोट करें। सर, DD से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो तेलंगाना में शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने कमर कस ली है। हिंसा प्रभावित इलाकों में भी पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा इंतजाम पर तेलंगाना के DGP अंजनी कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है। मतदान के लिए क्या है सुरक्षा की तैयारी, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार। कल चुनाव है, क्या क्या तैयारी है चुनाव के लिए? मतदान की तैयारी पिछले लगभग 3 महीने से सभी डिपार्टमेंट और खास करके पुलिस विभाग की तरफ से हो रही है। कंस्टिट्यूएंसी वाइज सभी का एनालिसिस, खास करके कुछ जगह जहां क्रिटिकल माना गया उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज ये सब भी की गई। छत्तीसगढ़ और जो महाराष्ट्र का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उससे लगे हुए क्षेत्र हैं, उसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि वामपंथ या उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं। उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? जब छत्तीसगढ़ में खास करके साउथ बस्तर में जब चुनाव हो रहा था, उस समय भी हम लोगों ने तेलंगाना के तरफ से तेलंगाना के जो स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो और तेलंगाना के जो एंटी नक्सलाइट एलीट फोर्स हैं जिनका नाम ग्रेहाउंड्स है, उसका ऑपरेशन हम लोगों ने बॉर्डरिंग एरिया में किया। और उसी के कंटिन्यूएशन में अभी भी ग्रेहाउंड्स फोर्स, SIB का इनपुट, लोकल पुलिस का इनपुट, सब मिलाकर हम लोग जो भी बॉर्डरिंग एरिया है साउथ बस्तर के, उस एरिया को अपने तरीके से डोमिनेट करके
हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और इलेक्शन का परसेंटेज भी अच्छा हो। कुछ विधानसभा 119 में से कुछ विधानसभा है जिसमें कि जोखिम वाले क्षेत्र आते हैं, तो उस क्षेत्र के लिए पुलिस की तरफ से, स्टेट पुलिस की तरफ से क्या विशेष व्यवस्था है? सबसे पहले तो एनफोर्समेंट ड्राइव के तहत जो हम लोगों ने नॉन बेलेबल वारंट, उसका एक मुहिम हम लोग स्पेशल ड्राइव लॉन्च किए, जिसके तहत करीब 70% नॉन बेलेबल वारंट एग्जीक्यूट हो गया। उसके अलावा जो नॉन राउडी शीटर्स हैं, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनको सबको सिक्योरिटी सेक्शंस के तहत बाइंडिंग ओवर किया गया और इन सब एरिया में स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स, फ्लाइंग स्क्वाड, मोबाइल पार्टी और सिलेक्टेड अच्छे ऑफिसर्स की नियुक्ति से हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि इलेक्शन वहां भी पीसफुल हो। ये थे हमारे साथ तेलंगाना के डीजीपी, जिन्होंने बताया कि कैसे निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतदान की तैयारी की गई है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, हैदराबाद। तो फिलहाल जनादेश में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद चलेंगे हम अपने संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि कल मतदाताओं के सामने कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर कल वोट डाला जाएगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। नमस्कार मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया है तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जनादेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। और तेलंगाना में कल 119 सीटों के लिए मतदान होगा। मतदाताओं के सामने क्या है मुद्दे और क्या है चुनाव की तैयारियां, जानने के लिए चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हैदराबाद से धीरज कुमार, वहीं हैदराबाद से ही मौजूद है हमारे साथ रुमलेश भट्ट। धीरज, मेरा पहला सवाल आपसे है, मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक तेलंगाना का जो चुनावी इतिहास देखा गया है या उसके पहले भी हम अगर एकीकृत आंध्र की बात करें तो हमेशा 2 दलीय संघर्ष हम यहाँ इस राज्य में देखते आए हैं, लेकिन इस बार ये त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी ने इसको त्रिकोणीय संघर्ष में बदल दिया है? बिल्कुल आपने सही कहा। जो अभी तक का जो इतिहास तेलंगाना का कहता है, 2 जून 2014 के तेलंगाना के गठन के बाद केसीआर की यहाँ पे सत्ता रही है, यहाँ की सियासत रही है और लगातार जो 10 साल वहाँ का मुख्यमंत्री जो है अभी हमारे सामने है।
उसके बाद एक एंट्री जो होती है वो कांग्रेस की एंट्री होती है, क्योंकि कांग्रेस भी अगर 15 साल जो पुराना जो उनका जनाधार है, उस जनाधार को इस बार के चुनाव में वो तलाश करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से आक्रामक प्रचार शैली के जरिए भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हुई है, उस एंट्री से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। देखिए, त्रिकोणीय बनाने के पीछे की सच्चाई ये है कि जबकि केसीआर की यहाँ सरकार बनी थी, तो केसीआर के सरकार में यहाँ के लोगों के साथ कई वायदे किए गए थे। उसमें सबसे पहला वादा था कि जबकि हम सत्ता में आएंगे तो पिछड़ी जाति पिछड़ी समुदाय से आपका मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जो कि यहाँ बन नहीं पाया। यहाँ की कई परियोजनाएं, जिसमें एक किसानों के लिए परियोजनाएं थी, कोलेश्वर परियोजना में क्या हुआ कि किसानों की ज़मीन ली गई जी। उनकी ज़मीन इसलिए ली गई कि आपके खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन वो परियोजना पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगी, उल्टे किसानों की ज़मीन भी चली गई। बीजेपी का साफ तौर पर आरोप रहा कि केसीआर परिवारवाद की राजनीति करती है और पैसे कमाती है, और केसीआर और करप्शन दोनों एक दूसरे के जो समरूप हैं, दोनों इसीलिए काम करते हैं ताकि वहाँ पैसा कमाया जाए। इसके अलावा जो सबसे अहम, जो भाजपा का जो कैंपेन का सबसे प्रमुख रहा, भारतीय जनता पार्टी की नज़र उन 31 सीटों पर है जिस सीटों पर पिछड़ी समुदाय के लोग हैं, और जिसमें कि 19 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति से आती है और 12 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति से आती है। और प्रधानमंत्री ने यहाँ के जो मडिगा समुदाय हैं, जो कि लगभग 3 दशक से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, मडिगा समुदाय के लोगों से बात की, उनके आरक्षण की व्यवस्था की भी उन्होंने आश्वासन दिया है, आरक्षण में उन्होंने वर्गीकरण की बात की। और इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की जो नज़र है वो यहाँ के जो पिछड़े के जो 31 सीट हैं उस पर नज़र है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ का जो केसीआर का जो एंटी इनकम्बेंसी है 10 सालों का, उसके जो विरोधी वोटर हैं, उस विरोधी वोटर को उसने टूटने से बचाया। हमेशा बीजेपी की इस बात पर नज़र रही कि केसीआर का जो विरोधी वोटर है वो कांग्रेस की तरफ नहीं खिसके, इसलिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री बार बार ये दोहराते रहे कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है केसीआर को वोट देना। उन्होंने आंकड़ों के जरिए समझाया कि देखिए 2014 में जो भाजपा के साथ, ये कांग्रेस के साथ विधायक केसीआर में चले गए, 2015 में उनके जो 34 MLC चले गए ये केसीआर में चले गए, फिर 2018 में कांग्रेस के 12 विधायक केसीआर में चले गए। तो बीजेपी इस तरीके से घेरने की कोशिश की कि अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो सीधे वो केसीआर को ही एक तरह से वोट जाता है, केसीआर को वोट दे रहे हैं। तो तो एक तरफ से उन्होंने केसीआर के करप्शन, परिवारवाद, सिंचाई घोटाला, उसके स्कैम को उजागर किया आक्रामक शैली के जरिए। दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस को भी घेरने की कोशिश की, और सबसे अहम जो पिछला जो समुदाय है, जिस समुदाय को लेकर कहा गया कि जो बार बार ये समुदाय ठगा गया है, लगभग 30 साल से एक समुदाय आंदोलन में है, और उस समुदाय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो समुदाय यहाँ के 40 से 45 सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। और वहाँ के जो MLA हैं, वहाँ के जो प्रत्याशी को उसको बदलने की ताकत रखता है। इस जरिए बीजेपी पूरे के पूरे ये जो चुनाव है, इस पूरे चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। राजेश, अभी आपने पूरी बात सुनी धीरज की, धीरज ने तमाम मुद्दे उठाए जो इन चुनावों में चल रहे हैं। खासकर मैं अगर मैं बात करूं तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा हावी रहा, इसे बीजेपी ने भी उठाया, इसे कांग्रेस ने भी उठाया। तो इस मुद्दे का कितना असर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है? जी प्रखर, बिल्कुल जिस तरीके से हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, तो निश्चित तौर से जब से यहाँ तेलंगाना में चुनाव प्रचार की जो पिच है, उस पिच पे जब धार आई है, उस धार लाने का काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो एक स्टार प्रचारक रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं इस चुनाव को दिशा देने का काम किया है। जिस पिच पर कहीं ना कहीं केसीआर कांग्रेस गिरती हुई नजर आई है, उसका सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु ये भी रहा है कि उन्होंने जो है BC जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट की बात की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में चुनाव
चुनाव जीतती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो बीसी होगा, यानी पिछड़ी जाति से होगा। ऐसे ही बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठाया है उस मुद्दे को लेकर भी केसीआर को घेरा है। हालांकि केसीआर का ये कहना है कि वो तीसरी बार जनता की जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में पास होगा, लेकिन ये बात सच है प्रखर कि यहाँ पर तमाम जिन मुद्दों को उठाया गया था चुनाव प्रचार में, उन मुद्दों में कहीं ना कहीं जनता जो है कल केंद्र बिंदु में रखकर के वोट देगी। और ये बात सच है कि जितनी तेज रफ्तार से यहाँ पर जो है प्रचार हुआ, जितनी तेज धार से यहाँ पर जो है स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने जो है प्रचार किया है, तमाम जनसभाओं में लाखों के जो हुजूम उमड़ा है, रोड शो में जो उतरा है, वहीं कहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी भीड़ हुई है, लेकिन तमाम जो लोग थे वो लोग इस बात को देकर के इस भीड़ में आए हैं कि गांधी परिवार के जो वारिस हैं, या कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आ रहे हैं वो कैसे दिखते हैं। हालांकि कांग्रेस की कोशिश है कि जो पिछली जो जमीन रही है उसकी यहाँ पर उस जमीन को वापस पाने की कोशिश रही है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला की बात जिस तरीके से मेरे सहयोगी कह रहे थे वो काफी दिलचस्प होगा। और दूसरी तरफ ये है प्रखर कि जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक दल जो है चुनावी पिच पर इस जो है तेज धार का प्रचार करने का काम कर रहे थे, वहीं कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक से ही चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। और इन तैयारियों का एक सबसे बड़ा जो हमारे सामने देखने को मिला है प्रखर, उसमें करोड़ों रुपए की नकदी, सोना और तमाम अन्य चीजें जो है बरामद की गई है। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा कार्य किया और लगातार करोड़ों रुपए की जो बरामदगी की गई है। और अब जो भी आपने मुद्दे बताए हैं और जिस तरह का त्रिकोणीय संघर्ष तेलंगाना में देखने को मिल रहा है, तो सिर्फ कुछ ही घंटे 12 घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों के अंदर 3 तारीख तक ये फैसला आ जाएगा कि आखिर तेलंगाना ने अपना भविष्य क्या चुना है। तो फिलहाल इस जानकारी के लिए आप दोनों संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल जनादेश में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और चुनावी खबरें। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए। सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarein-shuru.com पर। तो करें शुरू। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तेलंगाना में कल होने वाले मतदान के लिए 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी चुनावी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इससे पहले चुनाव कर्मियों को मतदान सामग्री वितरित कर दी गई है और वो EVM मशीनों और जरूरी दस्तावेज के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। हमारे संवाददाता राजेश राज ने हैदराबाद में ऐसे ही एक सेंटर का जायजा लिया।
तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम अभी हैदराबाद के एक महत्वपूर्ण कॉलेज निज़ाम कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टियों को यहां से रवाना किया जा रहा है मतदान केंद्रों तक, और ये पूरा पंडाल मतदान कर्मियों से भरा हुआ है। और यहाँ पर जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो इन्हें बूथ से संबंधित कागजात लेकर उन्हें कहीं ना कहीं रवाना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक मतदान जो कर्मी हैं वो हैं। कहाँ के लिए आप जा रहे हैं मतदान कराने? हम ये उधर चंद्रन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी, हाँ, तो हमारा वहाँ पे गिरा है, ये क्या बोलते हैं, रक्षापुरम में। स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए कृत संकल्पित हैं? कुछ नहीं, हम जो भी होगा हमारे लिए अच्छा ही होगा, और जो वोट डालने आएंगे वो भी अच्छे ही वोट डालेंगे, कोई गड़बड़ वगैरह नहीं होंगी। देखिए कि क्या नज़ारा है कि यह जो चुनाव जो होता है वो महापर्व होता है, और इस महापर्व में आप देखिए कि एक खूबसूरत नज़ारा ये उत्पन्न कर रहा है कि हाथों में मतदान की पेटियां हैं, ईवीएम मशीन है, और लोग अपने जो संबंधित उनके कागजात हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर लोग पोलिंग बूथ तक रवाना हो रहे हैं। और देखिए एक दूसरे मतदान कर्मी भी हमारे साथ हैं। कितना उत्साह है मतदान कराने को लेकर? बहुत हैप्पी है हम लोग, बहुत उत्साह से जा रहे हैं हम लोग पोलिंग स्टेशन में। कल सवेरे इलेक्शन से 7 बजे सब जना वोटा करने के लिए, फ्री में करने के लिए, नीट पोलिंग के लिए स्टेशन में हम लोग पूरा तैयारी कर ले रहे हैं हम लोग। तो फिलहाल जनादेश में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।